नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम इन्फ्लुएंसर टॉक। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। कहते हैं कि जिंदगी बहुत तेज गति से भाग रही है और भागना भी जरूरी है, और जो नहीं भागेगा वो इस दौड़ती भागती जिंदगी में बहुत पीछे छूट जाएगा। अब भागने के लिए कई बार आपको एक अच्छी किक की जरूरत होती है, तो कई मर्तबा आपको आइडियाज की जरूरत होती है। किसी को सफलता मिलती है अपने जीवन के बहुत शुरुआती दौर में, तो किसी को सालों साल कश्मकश और कदम दर कदम उसको अपने आप को साबित करना पड़ता है उसी एक पहचान और एक रुतबे के लिए। लेकिन आज एक खास चेहरा हमारे बीच है इस खास कार्यक्रम में, जो बताएगा आपको कि इतनी कम उम्र में कैसे उन्होंने जान लिया कि आखिरकार उन्होंने इस क्षेत्र में ही कुछ खास कर दिखाना है। हमारे साथ आज जो चेहरा है उसने अपने आप की पहचान बनाई कोविड के उस काल में, जब दुनिया अपनों से ही दूर हो रही थी। कहा जा रहा था वो वक्त था जब जिसने अपने आप को अपनों से दूर कर दिया, लेकिन तब उसने सभी का दामन थामा और ये एहसास जताया कि किस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ना है और हर एक इंसान तक वो तमाम चीज़ों की पहुंच बनानी है जिसके वो असल में हकदार हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं अर्जुन देशपांडे। अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तमाम दर्शकों को हम बता दें कि अर्जुन देशपांडे इस वक्त जेनरिक आधार नाम से एक पूरी कंपनी का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और जब जब अर्जुन की चर्चा होती है तो कहा जाता है कि एट द एज ऑफ 17, जब लोग अपने 10th या 12th कंप्लीट करके ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं या इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के बारे में सोच रहे होते हैं, आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको फार्मा जैसा टिपिकल क्षेत्र ही है जिसमें आगे बढ़ना है। हाउ वॉज द होल जर्नी इज ऑल अबाउट? पहले तो थैंक यू JK 24/7 फॉर हैविंग मी हियर। जेनरिक आधार की जो शुरुआत थी, मैंने मतलब जब एक रियल प्रॉब्लम, मतलब मैंने कभी भी बिजनेस करने के लिए जेनरिक आधार की शुरुआत की ही नहीं थी। जब एक बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा एज अ टीनेजर, मतलब हम लोग हमेशा एज लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम देखते रहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, और हमारे पास में उसका सोल्यूशन भी होता है। बट हम लोग न जाने हमको खुद को डिफरेंट एक्सक्यूज देते रहते हैं कि मैं ये अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये स्टार्टअप नहीं चालू कर रहा हूँ। बट मैंने क्या किया वो टाइम पे, जब मैंने देखा कि एक दादाजी थे और एक दुकानदार, मतलब दुकान के में गए थे मेडिकल स्टोर में। मेरा एज तब 16 साल का मैं था और इवनिंग में मैं भी वो मेडिकल स्टोर में गया था। मैंने वो दादाजी को देखा कि वो मेडिकल स्टोर ओनर से क्रेडिट मांग रहे उनके महीने की दवाइयों के लिए, तो और वो मेडिकल वाला ना बोल रहे हैं उनको क्रेडिट देने के लिए। तो मैंने दादाजी को पूछा क्या हुआ आपको, तो उन्होंने कहा मुझे कि उनकी वाइफ जो थी था उनको कैंसर था और उनका जो बेटा था वो मुंबई में ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, और मैंने कहा मेडिसिन का जो दवाइयाँ थी वो 15,000 के लगभग आती थी, और एक वो मिडिल क्लास फैमिली को वो नहीं अफोर्ड होता इतनी महंगी दवाइयाँ लेने के लिए। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो बहुत एक हर्ट हुआ मुझे कि आज हम लोग हिंदुस्तान को, इंडिया को हम लोग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो भी हमारी जनता को मेडिसिन ये जो नेसेसरी है वो बहुत महंगे दामों में बेची जा रही है। तो मैंने सोचा ये चीज़ के ऊपर आज भी हमको काम करना चाहिए। तो शुरुआती दिनों में इन्वेस्टमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक सोच था, एक विचार था। तो वहाँ से जेनरिक आधार की एक शुरुआत छोटे छोटे दुकानदारों को साथ में लेके मैंने वहाँ से फिर वो शुरुआत मैंने की। अच्छा, जब हम मेडिकल के क्षेत्र की हम बात करते हैं, तमाम लोगों से जब चर्चा करते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से हर कोई अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हुआ और लोगों ने कहा कि जान है तो जहान है, और जहान को अच्छा बनाना है तो इस जान को भी सुरक्षित और तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। एक समय था जब लोग कहते थे कि अगर आप बड़े अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं तभी वो इलाज अच्छा होगा, या महंगी दवाइयां आप परचेज करेंगे तभी वो दवाइयां असर करेंगी। लेकिन आपने इस मिथ को तोड़ा, आपने ये साबित कर दिखाया कि जो दवाइयां सस्ती और इजीली अवेलेबल हो रही हैं उनमें भी दम है, उनमें भी उतनी ही पावर है, और वो भी उतनी ही क्षमता रखती हैं उन रोगों से लड़ने में जितनी महंगी दवाइयां रख रही हैं। तो ये जो मिथ था, जो भ्रम था, इसे तोड़ने में कितनी कठिनाइयां आई? पहले तो एक चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा कि दवाइयाँ जो होती है वो दवाइयाँ होती है, जेनरिक मेडिसिन, मतलब इंडिया में 90% मेडिसिन जो है वो जेनरिक ही होती है। अभी क्या होता है, हमारे मनों में ऐसे एक गिमिक डाला गया है, मार्केटिंग गिमिक डाला गया है कुछ बड़े बड़े विदेशी कंपनियों ने कि दवाइयाँ महंगी होगी तो ही वो असरदार होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये बाहर की विदेशी कंपनी क्या करती है, हमारे इंडिया के जो मैन्युफैक्चर होते हैं इनसे मेडिसिन बना के मैन्युफैक्चरिंग करके लेती है। आज जेनरिक आधार के माध्यम से हम लोग भी वही मैन्युफैक्चर से जहाँ से टॉप एमएनसी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ से हम लोग भी करते हैं। बट ये जो विदेशी कंपनियां है ना, उसके ऊपर जेनरिक मेडिसिन के ऊपर उनका नाम का ब्रांड लगा देते हैं। तो एक बार जो ब्रांड लगा दिया ना, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी 10 रुपया, बट एंड कस्टमर को मिलते समय तक वो मिलेगी अराउंड 1000 रुपए तक, क्योंकि वो लोग हाई प्रॉफिट आउट ऑफ इंडिया लेकर जाना चाहते हैं। तो आज मैंने ये जब चीज सोची तो मैंने सोचा कि पूरे डिफरेंट माध्यमों से लोगों तक अवेयरनेस करना है कि मेडिसिन जो होती है वो अफोर्डेबल ही होती है, बट वो आप जो पैसा भरते हैं वो आप दवाइयों का नहीं भरते, आप वो मार्केटिंग का पैसा भरते हैं। तो वो आज चीज़ हम लोग अवेयरनेस करके आज ये पूरा एक जो ट्रेडिशनल फार्मा इंडस्ट्री था वो हम लोग लोगों के भलाई के लिए आज हम लोग आगे आ रहे हैं। मोदी जी का बहुत अच्छा साथ इसमें मिलता जा रहा है, और रतन टाटा सर तो मेरे मेंटर है ही और मेरे पहले इन्वेस्टर है ही, तो उनके साथ। हाउ वाज द मीटिंग इज ऑल अबाउट विद मिस्टर रतन टाटा जी? कहते हैं कि अगर उन्हें पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति एक नए आइडिया के साथ है तो वो तुरंत उस आइडिया को जाया नहीं जाने देते, बोले कुछ भी करो लेकिन इस आइडिया को जमीन पर उतरना चाहिए। तो कैसी रही आपने जब अपने खुद के इंस्पिरेशनल मेंटोर से मुलाकात की, वो पल कैसा था? पहले तो मतलब मैंने जब जेनरिक आधार की जब मैंने शुरुआत की थी तब तो एक्सपेंशन होता गया। मतलब हम लोग पहले तो 10 फ्रेंचाइजी, मतलब फर्स्ट फ्रेंचाइजी मैंने जब कन्विंस किया, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं आजकल बड़े बड़े ऑनलाइन मेडिकल मॉल से फार्मेसी से उनको बहुत दिक्कतें होती है, तो मैंने सोचा उनको हमारे साथ में जोड़ते जाए। तो पहले बहुत कठिनाई डिफिकल्टी से हम लोग 10 फ्रेंचाइजी 15 फ्रेंचाइजी तक पहले 6 महीने में पहुँचते गए। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये मैं हेल्थ कैम्प लगाता गया, डिफरेंट माध्यमों से लोगों को अवेयरनेस करता गया। अभी हम सभी को पता है रतन टाटा सर को हमेशा से एक उनका स्वप्न है कि इंडिया को हेल्थ केयर उनको अफोर्डेबल करना है, और जब उनको ये चीज़ का पता चला तब उन्होंने मुझे फर्स्ट उनके मीटिंग के लिए इनवाइट किया, रतन सर ने खुद ने। तो मेरा फर्स्ट मीटिंग मैं तो शॉक में था कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एक 16-17 साल के लड़के के साथ में क्या ही मीटिंग करेंगे और उनको क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो मुझसे। तो मेरा फर्स्ट मीटिंग उनके साथ में 20 मिनट का शेड्यूल हुआ था। अच्छा। और मैं जब उनके साथ में मिला, मैं उनको रतन सर को, और मैंने जब ये सब चीज़ें कही कि हाउ वी आर चेंजिंग द फार्मा इंडस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन, वो मेरी मीटिंग 20 मिनट की 3 घंटे तक चली। 3 घंटे तक चली, और सर ने जाते समय मुझे एक लाइन बोली कि अर्जुन, इफ दिस वेंचर सक्सेस दिस विल चेंज द एंटायर हेल्थ केयर इकोसिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन। एक इतने महान व्यक्ति से, मतलब हम लोग सब उनको एक आइडल मानते हैं, इतने महान व्यक्ति से एक टीनेजर को अगर इतने अच्छे शब्द सुनने को मिल रहे हैं, वो इन्वेस्ट करे ना करे वो बात की बात है, बट वो कान में इतना सुनना, वो मुझे पता चल गया कि जो काम मैं कर रहा हूँ ना वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल मुझे मेरा गोल अचीव करेगा ही करेगा। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हुई रतन टाटा साहब की, लेकिन अक्सर अमूमन कहा जाता है कि जब आप किसी आइडिया के साथ आते हैं अर्जुन, और तो लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, पहली चीज, और दूसरा जब पता चले कि सामने वाला जो आइडिया लेकर आ रहा है वो 17-18 साल का है तो लोग कहते हैं कि क्या बचकानी आप बात कर रही है, तो तुम्हारी खेलने की, कॉलेज जाने की उम्र है। तो जब आपने अपना आइडिया रखा जेनरिक आधार का, यू आर एट द एज ऑफ 17 or 18 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? कि लोगों ने इजीली उसको डाइजेस्ट किया, या वहां पर भी साबित करने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े कि जो मैं आइडिया लेकर आया हूं वाकई में बड़ा फ्रूटफुल होगा? पहले तो मतलब मुझे चैलेंजेस जो आए एज की वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए, क्योंकि 16-17 साल की उम्र में कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आप उनको लगेगा, मतलब मेरे तरफ, मतलब मैं जो काम कर रहा था उसमें मुझे कन्विंस करना था छोटे छोटे दुकानदारों को, मतलब जो मेडिकल स्टोर बरसों से चलाते हुए आ रहे, आज मुझे उनको मेरे साथ में कनेक्ट करना था। तो मैंने क्या किया कि मैं पर्सनली जाके उनको कन्विंस करने लगा कि आज कल तुम बड़े बड़े मॉल्स आ रहे हैं, ऑनलाइन फार्मेसी आ रहे हैं, इनकी वजह से आपका बिजनेस तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जा रहा है, तो मैं ऐसा आपके लिए एक सोल्यूशन लाया हूँ जो आपको हेल्प करेगा आपका बिजनेस रिलाइव करने में। तो पहले तो बहुत सारे स्टोर वालों ने मतलब एज को लेके नहीं तो इतना बिलीव नहीं रखा, बट एक स्टोर पे मैं गया, वहां पर 2 भाई थे, वो मुझे लगता है 8 या 10 साल से बिजनेस में रहे होंगे मेडिकल के, और मैंने जब उनको चीज़ ये सब समझाई कि मैं आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म दूंगा, ब्रांड दूंगा, फ्रेंचाइज दूंगा, आपका बिजनेस ग्रो करूंगा एंड एवरीथिंग, तो मैंने उनको जाते समय एक चीज बोली कि अगर लॉस हुआ ना तो वो तो मेरा है, और अगर प्रॉफिट हुआ वो आपका है, तो दिक्कत क्या है चालू करने में। तो वो बहुत कठिनाइयों से मेरा फर्स्ट स्टोर चालू हुआ, और जब फर्स्ट स्टोर चालू हुआ ना, कंज्यूमर का रिस्पांस बहुत अच्छा आता है हमारे स्टोर के ऊपर। जो पेंशन होल्डर है उनको 10-10 हज़ार की दवाइयाँ 2-2 हज़ार में मिलने लगी, तो वहां से वो सक्सेस जर्नी चालू होके फिर हम लोग ने स्केल करते गए। कहा जाता ना कि हर किसी की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, भले ही आपके मेंटोर दूसरे हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंस्पिरेशनल किक होती है वो कहीं और से लगती है। वो इंस्पिरेशन कहाँ से थी, वो पॉइंट क्या था
क्या, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको स्टडी किया, आपकी मदर भी फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं, क्या माँ से ये इंस्पिरेशन मिली या कुछ ऐसा जिंदगी में घटा जिसने आपको बोला कि नहीं भाई यही काम करना है, इस सेक्टर में ही काम करना है और बड़ा गेम चेंज करना है? पहले तो मतलब जो बड़ा इंसिडेंस मेरे साथ में हुआ और जो मुझे प्रेरित हुआ मैं कि ये चीज़ करनी है, वो दादाजी वाला इंसिडेंस था। कि दादाजी वो मेडिकल में मतलब एक बुजुर्ग इंसान सादी अपनी दवाइयाँ, मतलब दवाइयाँ ये कोई लग्जरियस चीज़ नहीं है, ये कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, नहीं तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं है, ये मजबूरी है, मतलब वो नेसेसिटी है, दवाइयाँ खानी। दादाजी अगर वो उनके वाइफ के लिए कैंसर की दवाइयाँ नहीं ले सकते तो ये सबसे ज़्यादा दुखद बात है हमारे जैसे लोगों के लिए। तो वो चीज़ मेरे मन में बैठ गई। मतलब मैं हमेशा एक चीज़ कहूँगा, बिजनेस करने के लिए आज मैं बहुत युवाओं से बात करता हूँ, यूथ से बात करता हूँ, मैं हमेशा बहुत यूथ मुझे कहता है कि मैं मुझे बिजनेस करना है, आपने जैसे किया मुझे भी बिजनेस करना है। मैं उनको एक चीज कहता हूँ कि बिजनेस करने के लिए बिजनेस मत करो, आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो जो मासेस फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर आप सोल्यूशन लाओ, वही बिजनेस बड़ा होगा। तो वही चीज आज जनरी कादर के साथ में हुआ जी। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें पूरे उस फेज की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हेल्थ को लेकर लोग सतर्क हुए, संजीदा हुए, बहुत ज़्यादा चिंतित हुए, वो था कोविड का पूरा 2020 और 21 का समय। कैसा गुजरा ये, किस तरह से आपने जो अपना आइडिया रखा था जब ज़मीन पर ये उसी टाइम उतर रहा था, क्या आसान था जब लोग अपनों से ही दूर हो रहे थे, रोज़ाना 4-4, 5-5 लाख कोविड के केसेस आ रहे थे, और उस दौरान इन तमाम ड्रीम्स को ज़मीन पर उतारना क्या मुश्किल था? वाकई में लग रहा था कि एक वक्त कोई ऐसा आया था कि लगा था कि अब कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड ऑन कर देते हैं। पहले तो कोविड के टाइम में जनरिक आधार ने जितना काम किया होगा मुझे नहीं लगता और कोई कंपनी ने किया होगा, क्योंकि इसके पीछे कारण है, क्योंकि जनरिक आधार जो कंपनी हम लोग का वेंचर है ये सर्विस इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री, मतलब मैं कहूँगा कि एक सोशल कॉज है, सोशल इनिशिएटिव है। तो आज जनरिक आधार के माध्यम से हम लोगों ने कोरोना में इतने लोगों को रोजगार दिया, उसके साथ साथ इतने लोगों को खुद का मेडिकल चालू करने के लिए मोटिवेट करके आज जनरिक आधार के माध्यम से 1500 से अधिक लोगों ने जनरिक आधार की फ्रेंचाइज लेके उनके शहरों में मेडिकल स्टोर स्थापित किया। ठीक है। आज 10,000 से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट माध्यमों से जनरिक आधार ने जॉब अपॉर्चुनिटीज पूरी इंडिया में दी है। तो मैं कहूँगा कोरोना के काल में जनरिक आधार ने बहुत मतलब एक्सपेंशन बहुत तेजी से किया। उसके साथ में अगर आपको पता होगा कोरोना के काल में रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ ब्लैक मार्केटिंग के जरिए बहुत लोग बेच रहे थे, एक मेडिसिन 30,000 40,000 की बेच रहे थे। मैं अकेला था जिसने महाराष्ट्र से हम लोग ने शुरू किया, हम लोग ने 1000 से ज्यादा रेमडेसिविर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दी लोगों को, और इसमें मैंने एक मैसेज दिया कि ये जो काल है कोरोना का, ये पैसे कमाने का नहीं है, ये सोसाइटी को वापस देने का है। तो वो चीज से मैंने ब्लैक मार्केटिंग वालों को सबक दिया कि ऐसे टाइम पे आप लोगों के लिए काम करिएगा। तो ऐसे ये सब इनिशिएटिव से आज जनरिक आधार कोरोना के काल में बहुत अच्छा हम लोग ने इनिशिएटिव लेके। और हाल फिलहाल में अभी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया और कहा कि भाई इतनी कम उम्र में इतनी सफलता हासिल करना और इस समाज कल्याण की सोच के साथ, क्योंकि कुछ लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में अपना नाम रोशन करते हैं, लेकिन आपने सामाजिक क्षेत्र में नाम रोशन किया। कैसा था वो पल? आज मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मतलब बहुत डिफरेंट अच्छे लोग आज आगे आके उनके ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। क्योंकि ये एक सिर्फ काम जो है वो मेरा एक जो मिशन है वो 130 करोड़ लोगों तक मेडिसिन जो उनकी नेसेसिटी है वो पहुंचानी है। और ये तो मैं तो कहूँगा एक शुरुआत है, आज बहुत अच्छे लोग जुड़ते जाने हैं इसके साथ में और एक लोगों का ब्लेसिंग्स होता जाना है। तो मैं सभी को मतलब जो जुड़ रहे हैं उनके सभी को धन्यवाद दूंगा ये चीज़ के लिए। तो और फ्यूचर प्लान्स क्या कुछ कहते हैं कि जेनरिक आधार इस वक्त जो तमाम राज्यों में फैल रहा है, जिस तरह से आपने कहा कि लाखों के आसपास लोग इससे एम्प्लॉयमेंट हासिल कर रहे हैं और उससे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इससे फ़ायदा बेनिफिट्स उठा रहे हैं, ये फ्यूचर कहाँ तक जा रहा है? अभी मैं रिसेंटली कहूँगा जनरिक आधार का जो एक्सपेंशन है वो इतना तेज़ी से होता जा रहा है। अभी मैं कहूँगा कि यूथ जो है हमारे इंडिया का, आजकल आपने देखा होगा कि टैलेंट्स मतलब ग्रेजुएशन कुछ लोग इंडिया में करते थे और जॉब के लिए आउट ऑफ इंडिया जाते थे। हमारे टैलेंट्स इतने अच्छे आउट ऑफ इंडिया जाके यूएस में जाते थे, कनाडा में जाते थे। आज जनरिक आधार के माध्यम से आप सभी को खुशी होगी जान के कि हम लोग ने आउट ऑफ इंडिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाई। जापान से बहुत बड़े इन्वेस्टर ने आज जनरिक आधार में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो माध्यम से हम लोग विदेशी पैसा इंडिया में लाके यहाँ के लोगों को उसका रोजगार दे रहे हैं। तो इसे डिफरेंट माध्यमों से आज एक्सपेंशन चलता जा रहा है, लोगों को उसका बेनिफिट ग्राउंड लेवल पे जॉब के माध्यम से, फ्रेंचाइजी के माध्यम से होता जा रहा है। और जो मेडिसिन होती है, मतलब जो मेडिसिन जो है ना वो इंग्रेडिएंट देख के हमको लेनी चाहिए। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा। अच्छा, एक आम इंसान जब किसी बीमारी की चपेट में आता है तो वो सोचता है कि उसको इलाज सस्ता मिल जाए, अच्छा मिल जाए और तुरंत मिल जाए।
मेडिसिन की जब बात होती है तो काफ़ी लंबे समय तक आपको खानी पड़ती है। आप पूरी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप उसके ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। एक आम व्यक्ति जब किसी मेडिकल स्टोर पर जाता है, भले वो जेनरिक हो या किसी तरह की जगह मेडिसिन लेता है, तो आप उसको क्या गाइड करेंगे कि क्या चीज़ आपके दिमाग में की पॉइंट्स होने चाहिए जब आप मेडिसिन लेने जाएं? क्योंकि वो बड़ा कंफ्यूज होता है कि महंगी दवाई लूँ, सस्ती दवाई लूँ, सस्ती दवाई ले ली तो कहीं असर करेगी या नहीं करेगी, महंगी दवाई लूँगा तो कितना कंटिन्यू इसको कर पाऊंगा, कब तक मेरा बजट काम करेगा, क्या जो सस्ती दवाई ले ली उससे ऐसा तो नहीं कि असर हो मगर हमें बहुत लंबा समय तक खाना पड़े, उसका हमारी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। तमाम जो सवाल होते हैं इसका कोई सोल्यूशन है? एक चीज तो मतलब कोई भी इंसान अगर मेडिकल में जाता है ना, तो पहले तो ना कि ब्रांड नेम देके कभी दवाइयां नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि एज पर द एफडीए रूल आपको जो इंग्रेडिएंट होता है, मतलब पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल को कोई कंपनी XYZ नाम देती है, कोई कंपनी XYZ नाम देती है, तो नाम वो अलग अलग कंपनी अलग अलग देंगे उनके प्रमोशन के हिसाब से। बट जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो तो मेडिसिन जेनरिक नेम से ही होती है, मॉलिक्यूल नेम से ही होती है। आज अगर कोई फार्मासिस्ट होता है, फार्मासिस्ट का जो B.Pharm का एग्जाम होता है, उनको एक एग्जाम के टाइम पे सवाल आता है कि अगर किसी को बुखार आया तो आप कौन सा मेडिसिन देंगे, तो वो लोग पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन लिखते हैं। तो वो चीज़ ही होना चाहिए, आगे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कोई पर्टिकुलर ब्रांड हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं। तो आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स आगे आ रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। लोगों को, डॉक्टर्स को भी लगता है कि हमारा पेशेंट जो है वो पैसा बचाना चाहिए, तो आज जेनरिक आधार के माध्यम से बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ने हमारी फ्रेंचाइजी भी ली है, क्योंकि उनको भी पता है एक बदलाव जो है वो ये फार्मा इंडस्ट्री में आ रहा है जेनरिक आधार के माध्यम से। सरकार द्वारा भी लगातार कोशिश की जा रही है कि जेनरिक जो दवाइयां हैं उनको प्रमोट किया जाए, जगह जगह स्टोर्स खुल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ऐसी कई घटनाएं देखी होंगी और हेडलाइंस देखी होंगी जहां पर लोग बाकायदा डॉक्टर्स स्पेशली कुछ स्पेशल मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हुए नजर आए। अमूमन अगर हम नाम ले लें, डोलो का ही हम नाम ले लें, और हमने देखा कि किस तरह से जब बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है, जो आपने नाम लिया अजीथ्रोमाइसिन, या फिर हम बात कर लें या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की हम बात कर लें, कोरोना के टाइम में लोगों को पैरासीटामोल तक इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं और आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी टाइम चीज़ों की जब ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा किसी एक मेडिसिन को बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाए किसी एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण होता है? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपने जो एक अभी का नाम लिया, जिसका मार्केटिंग मैंने जहाँ तक सुना है 1000 करोड़ सिर्फ मार्केटिंग में वो मेडिसिन के लिए डाले कंपनी ने। 1000 करोड़ अगर कोई कंपनी मार्केटिंग के लिए डालता है तो कम से कम वो 5000 से 6000 करोड़ जनता से लेगा ना वापस। बिल्कुल। तो वो पैसा आएगा कहाँ से? वो मार्केटिंग का पैसा है, वो ना कि मैन्युफैक्चरिंग, ना कि दवाई का पैसा है, वो प्रमोशन का पैसा है। तो वो एंड ऑफ द डे हमारे बुजुर्ग लोगों से, पेंशन होल्डर से, इंडिया की जनता से आने वाला है। तो मैं यही चीज कहता हूँ कि आप मेडिसिन को जो WHO GMP एक्रीडेटेड फैसिलिटी से आ रहे हैं, आज हमारे जहाँ जहाँ पर स्टोर हो रहे हैं वहाँ पर हर एक मेडिसिन जो है वो हाईली क्वालिफाइड मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। तो वहाँ से जाके अगर आप लेंगे तो आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और अप टू 80% लेसर मिलेगा। तो ये जो चीज़ है, आज एक चेंज आ रहा है फार्मा इंडस्ट्री में। आज मतलब मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहर में जेनरिक आधार को उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि वहाँ के लोग एजुकेट हुए। आज जिनको एजुकेशन है उनको मतलब डेफिनेटली उनको पता है जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, कितनी असरदार होती है, सब पता है। और जहाँ पर गाँव है वहाँ पर ज़रूरत है आज लोगों को, वहाँ पर हम लोग जाके लोगों को बता के समझा के दे रहे चीज़। अच्छा, तो जो कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ पर आप लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, हम आपका सोशल मीडिया भी लगातार देख रहे थे, तो वहाँ पर भी लोगों ने कमेंट्स किए। कोई एक ऐसा मोमेंट आया जब लगा कि इस क्षेत्र में काम करके वाकई में अगर किसी व्यक्ति की खास मदद करके लगा कि ओके नाउ आई अचीव समथिंग? मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं जहाँ पर जाता हूँ ना मेडिकल, हमारे फ्रेंचाइजी इनॉग्रेट करने के लिए, वहाँ पर 100 से 200 सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। और जब ना वो मेरे सर पे, मतलब बहुत सारी वीडियोस है सोशल मीडिया पे, वो जब सर के ऊपर हाथ रख के मुझे बोलते हैं ना, बेटा आज जो आप काम कर रहे हैं वो हमको हमारे महीने का बिल बचाने में और हमारे जो मेडिसिन है वो हमको रोज कंज्यूम करने में बहुत मदद की है। तो वो मुझे लगता है पैसे से ज्यादा, पैसा तो हर कोई कमाता है, पैसा अगर बिजनेस करना है तो कोई कमा सकता है, बट वो जो दुआएं मिलती है ना, जो ब्लेसिंग्स मिलता है ना, वो सबसे ज्यादा असरदार होती है। और आज यूथ भी है, मतलब आज तो सीनियर सिटीजन तो ब्लेसिंग्स दे ही रहे, उसके साथ साथ जो यूथ है, मतलब आज मैं जहाँ पर जा रहा हूँ तो यूथ से प्यार मिलता जा रहा है कि आपको, मतलब मुझे बोलते कि आपको देख के हमको इंस्पिरेशन मिलता है कि आज कुछ तो नया स्टार्टअप करे। मतलब मैं हमेशा यूथ को भी एक कहूंगा कि 0 to 1 जाना जितना डिफिकल्ट होता है उतना 1 to 10 जाना नहीं होता। आपको फर्स्ट स्टेप आप ही को लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे लिए कोई तो थर्ड पर्सन आएगा और वो फर्स्ट स्टेप लेके देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। पहला कदम आपको लेना है और आगे जाके दुनिया आपके साथ में खड़ी रहेगी। अब जो तमाम व्यूअर्स, ये मेरा आखिरी सवाल, हाँ जी, इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें, जो तमाम व्यूअर्स आपको देख रहे हैं,
आपको सुन रहे हैं, आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को बहुत इजीली, बहुत ध्यान से एनालाइज कर रहे हैं, उनको आप क्या मूल मंत्र देंगे? क्योंकि आपने खुद बहुत इनिशियल स्टेज में, एज में एक ऐसे फील्ड को चुना जहां पर इतना कुछ नहीं पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर दिग्गज काम कर रहे थे और उस सोच को ज़मीन पर उतारा। मुश्किलें आई लेकिन आपको इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से मिली। तो आप लोगों के अंदर वो क्या जिस्ट के लिए पावर देंगे या फिर जो मूल मंत्र देंगे कि वो भी दृढ़ता से, पंक्चुअलिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ लगे रहें अपने काम में? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता कदम चूमेगी। पहली बात तो मतलब मैं ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करूँगा कि आप कभी भी मतलब सोचिए मत कि आपको वो करना है। एज को कभी भी आपके मतलब सक्सेस के बीच में मत आने देना। डोंट लेट एज कमिट इनोवेटिव आइडियाज। अगर आपके पास में कुछ भी इनोवेटिव आइडिया आ रहा है ना, आप तुरंत उस पर काम करना चालू करिए। मतलब आप मत सोचिए कि मैं अभी 10 साल का हूँ, 15 साल का हूँ, 20 साल का हूँ। एज को सेकेंडरी पार्ट रखिए। अगर मैंने मेरे 16वें साल में अगर मैंने सोचा होता कि मैं अभी 16 ईयर्स का हूँ, मैं अगर बिजनेस करूंगा तो मैं क्यों करूँ, अभी मैं पहले ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, 20-25 साल का हो जाता हूँ तब कर लेता हूँ। तब तक मुझे बताइए कितने लोग ने ऑलरेडी बिजनेस करके हो चुका होता। बिल्कुल। तो कोई चीज किसी के लिए रुकती नहीं है। अगर आपके उसमें आइडिया है तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट दैट, तो ही आप आगे जा सकते हो। और यूथ ने एक चीज हमेशा मन में रखनी चाहिए कि हमको जॉब क्रिएटर बनना है, ना कि जॉब सीकर बनना है। तो जॉब क्रिएटर जिस दिन आप बनेंगे ना, तो आप आपके साथ में कितने लोगों को रोजगार देंगे वो चीज का। आज भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जब बोल रहे हैं मोदी जी बनाना है, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, आज इंडिया के पास में वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन ऑफ द यूथ है। अगर ये यूथ अगर प्रोडक्टिव हो गया ना, तो दुनिया को मतलब इंडिया को इंडिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही चीज। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान अर्जुन देशपांडे, जिनके बारे में आपने सुना, उनके इतिहास के पन्नों को पलटा, भविष्य की योजनाओं का जाना और साथ ही साथ आपने मूल मंत्र भी पाया कि सफलता के लिए कोई उम्र नहीं होती, बस आप मेहनत करते जाइए। बहरहाल हमारा खास कार्यक्रम आज हम यही विराम देंगे, फिर मुलाकात होगी किसी और खास चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।